शुरू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम शुरू कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट लिटरेसी एंड कल्चर, साक्षरता और संस्कृति। तो अगर ये हम देखें तो हड़प्पा इसमें जो आपका रोमन अम्पायर था या रोमन साम्राज्य था, वहाँ पे जो एजुकेशन थी वो नाम मात्र की थी, यानी कि काम चलाऊ थी। तो साक्षरता बहुत कम थी, काम चलाऊ थी। छोटे मोटे तौर पर पढ़ने व लिखने का काम दैनिक रूप से किया जाता था, मतलब कि लार्ज स्केल एजुकेशन नहीं थी या बहुत ज़्यादा लिटरेसी नहीं थी। साक्षरता काम चलाऊ थी। काम की बात कर रहे हैं हम रोमन अम्पायर की, अर्ली रोमन अम्पायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली वहाँ पे जो लोग थे सिर्फ रीडिंग और राइटिंग जानते थे, तो लिखना और पढ़ना ही उनका था। और उसका रीज़न क्या था कि बहुत ज़्यादा जो था भाषाएं थी, और अनेक भाषाएं होने के कारण वहाँ पे शिक्षा पर बहुत अधिक क्या नहीं दिया गया, जोर नहीं दिया गया। फिर वहाँ की जो रिलीजन था, वहाँ पे डाइवर्सिटी पाई गई। डाइवर्सिटी ऑब्वियस है कि डाइवर्सिटी क्यों पाई गई, क्योंकि जो ये अम्पायर था वो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। तो इतने बड़े अम्पायर में ऑब्वियस सी बात थी कि लैंग्वेज भी क्या थी, डिफरेंट थी, या वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस वर दियर। और अनेक धर्म के लोग वहाँ रहते थे। और वहाँ की जो वेशभूषा थी उसमें भी क्या पाई गई है, वेशभूषा में भी क्या पाई गई है, विविधता पाई गई है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस होने के कारण। फिर वहाँ पे अनेक सामाजिक संगठन थे, या और लोग जो थे उनका जो रहन सहन था या उनका जो खान पान था वो भी अलग अलग था। उसका मेन रीज़न क्या रहा है, बिकॉज द अम्पायर वॉज अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, दैट वॉज यूरोप, देन वेस्ट एशिया एंड द सेंट्रल अफ्रीका। तो इन एरियाज़ में, इतने बड़े साम्राज्य में ये फैला हुआ था, इसलिए यहाँ पे विविध तरह की भाषाएं या विविध तरीके के भोजन खाने का तरीका या रहन सहन का तरीका या उनकी जो शिक्षा थी वो उसमें भी जो था ठहराव था, यानी कि शिक्षा लोग जो थे वो कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, काम चलाओ ही वहाँ पे एजुकेशन थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ विल कम टू द बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसका, रोमन एम्पायर का, और वो है इसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन, यानी कि आर्थिक विस्तार। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम मेडिटेरियन सी की बात करते हैं, अगर हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं, तो रोमन एम्पायर में अगर आप ये देखेंगे बेटा, तो ये है यूरोप, दिस इज व्हाट यूरोप, ये अफ्रीका है, और यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। और इधर आपका ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज वेस्ट एशिया, और दिस इज सेंट्रल अफ्रीका। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में रोमन एम्पायर स्प्रेड आउट था, ठीक है। और रोमन एम्पायर जो स्प्रेड आउट था, तो नेचुरली कि आपको यहाँ ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा था दैट वाज ऑफ भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन जो सी था। तो मेडिटेरियन सी में बहुत सारे बंदरगाह थे, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हार्बर, माइंस, क्वेरिंग्स, ब्रिक यार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, तो ये सब किस क्या बताती है, उनकी इकोनॉमी को बताती है। अगर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जाते थे, हमने देखा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था, हाईली प्रोडक्टिविटी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हार्बर बहुत ज़्यादा थे, बंदरगाह बहुत ज़्यादा थे। आपने ये देखा कि मेडिटेरियन सी वॉज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, उसके हृदय कहा जाता है, किसका, रोमन एम्पायर का हृदय कहा जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्बर थे, एक्सपेंशन ऑफ हार्बर्स थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइंस थी, खाने थी, यहाँ बहुत ज़्यादा बिग यार्ड्स थे, बहुत ज़्यादा ईंटें बनाई जाती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए यहाँ पर जो इकोनॉमी थी इनकी बहुत अच्छी थी, किसकी, अर्ली रोमन एम्पायर की, ठीक है। देन हम ये पढ़ते हैं कि भाई वहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, तो वहाँ पे वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। रोमन एम्पायर में गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। फिर वहाँ पे जो था शराब की जो भट्टियाँ वहाँ पे थी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेप्स की बहुत ज़्यादा खेती थी, और ग्रेप से वहाँ पे वाइन बनाया जाता था। फिर वहाँ पे ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा था। तो ये सब जो चीज़ें थी, इट वॉज कंज्यूम इन ह्यूज क्वान्टिटी। तो वहाँ पे वीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, वहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था। तो जो नेचुरल था कि अगर हम ये देखें कि जो ऑलिव ऑयल है या जो वाइन था उनका, वो क्या है कि सॉलिड फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है, वो लिक्विड फॉर्म है। तो जो लिक्विड फॉर्म होने के कारण वो लोग क्या करते थे, एक कंटेनर बनाया करते थे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो वाइन था, चाहे वो ऑलिव ऑयल था, वो कंटेनर में रखा जाता था, और उस कंटेनर का नाम था एम्फोरा। जो कंटेनर उनके द्वारा बनाया जाता था, उस कंटेनर का नाम क्या था, एम्फोरा, AMPHORAE, एम्फोरा, हिंदी में भी एम्फोरा आएगा। और इसी एम्फोरा का दूसरा नाम था ड्रेसल 20। आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि नेम द अनदर नेम ऑफ एम्फोरा, तो एम्फोरा का अनदर नेम क्या था, ड्रेसल 20, DRASSUL, ड्रेसल 20।
इकोनॉमी कैसी थी? अच्छी थी या खराब थी? वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी बिकॉज ड्यू टू हाई प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट आइटम्स, है ना, बहुत सारे आइटम्स में वहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्टिविटी होती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वीट प्रोडक्शन था, बहुत ज़्यादा वाइन और बहुत ज़्यादा ऑयल वहाँ पे प्रोड्यूस होता था, जिसके कारण वहाँ की जो इकोनॉमी थी बहुत अच्छी थी। और वहाँ पे उन्होंने ऑयल को रखने के लिए या वाइन्स को रखने के लिए क्या बनाए, कंटेनर्स बनाए। द कंटेनर नेम वाज एम्फोरा और ब्रसल 20। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं कि अब हम अर्ली रोमन एम्पायर को जब पढ़ते हैं तो वहाँ का पूरा समाज हमारे सामने आ जाना चाहिए कि हाउ वाज द सोसाइटी इन द, या व्हाट वाज द हियरार्की इन द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियाँ कैसी थी? तो सबसे पहले हमने देखा किंग थे, है ना। देन उसके बाद सीनेटर्स आ गए। सीनेटर्स कौन थे? सीनेटर कौन थे बताया था आपको मैंने? द ग्रुप ऑफ रिच पीपल, वेल्दी पीपल, उनके सीनेट था। तो सीनेट से सीनेटर आ गए। तो सीनेटर लोग कौन थे? ज़्यादातर वेल्दी पीपल थे, अमीर लोग थे। फिर उसके बाद आ जाएगा एक ऐसा वर्ग भी आया जिसको कि हम बोलते हैं द नाइट्स। तो नाइट्स थे वहाँ पे। तो नाइट्स कौन होते थे? नाइट्स वर द, यू कैन से द दोज हु आर हैविंग द हॉर्सेस, जो हॉर्सेस रखते थे अपने पास, उनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्स बोलते हैं। तो नाइट्स ग्रुप भी आया वहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद जो था लोअर क्लास भी थी और वहाँ पे स्लेव्स भी थे। इज इट क्लियर? अब हम चल रहे हैं, हमने जो टाइम पीरियड पढ़ा आपका अर्ली रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था? अर्ली रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था? फर्स्ट सेंचुरी टू थर्ड सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी थर्ड सेंचुरी, और थर्ड सेंचुरी के आते आते ही वो उनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। बिकॉज सम ऑफ द ट्राइब्स लाइक ईरानियंस दे अटैक ओवर देम, ससानी उन्होंने उन पर अटैक कर दिया था, या जर्मन जो ट्राइब्स थी उन्होंने उन पर अटैक कर दिया था, या अदर वे भी थे जिसमें कि एपिडेमिक से बीमारियां फैल गई थी, जिससे कि रोमन एम्पायर थर्ड सेंचुरी में आते आते उसका डिक्लाइन हो गया था। बट इन द अगेन इन द लेट एम्पायर फिर से ये अंपायर डिवाइड हुआ एंड दैट वाज नोन एज लेट अंपायर। इंग्लिश में इसको हम एंटीक पीरियड भी बोलते हैं, हिंदी में उसको हम जो है परवर्ती काल बोलते हैं। इंग्लिश में हम लेट एंटीक पीरियड बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? परवर्ती काल। पूर्ववर्ती और परवर्ती काल। पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब बाद में। तो इसका जो टाइम पीरियड हुआ है इट इज़ ऑलमोस्ट थर्ड सेंचुरी टू सेवन सेंचुरी। इसका जो टाइम पीरियड वो कितना है? थर्ड सेंचुरी टू सेवन सेंचुरी। अब यहाँ पर कौन कौन लोग थे? सबसे पहले यहाँ पे जो लोग थे, तुम या तो बाहर चले जाओ बेटा क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ। तुम बार बार देख रहे हो बाहर, तो मेरे को लग रहा है मैं ज़्यादा गंदा पढ़ा रही हूँ, तुम ज़्यादा वहाँ पे, तो मेरे को स्पोर्ट्स का गेम पीरियड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस समय रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना। देन यहाँ पे जब हम लेट एम्पायर पढ़ रहे हैं तो लेट एम्पायर का टाइम पीरियड क्या बेटा? थर्ड सेंचुरी टू सेवन सेंचुरी में। यहाँ पे कौन कौन लोग थे? सबसे पहले जो लोग यहाँ पे आए वो थे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब अभिजात वर्ग, जिसमें कि सीनेटर प्लस नाइट। कौन कौन आ गए? सीनेट प्लस नाइट। नाइट कौन? मैंने आपको बताया, घुड़सवार। तो जो घुड़सवार होते थे वो वाला ग्रुप, प्लस सीनेटर वॉज नोन एज एरिस्टोक्रेट क्लास इन द लेट एंटीक पीरियड। ठीक है, यानी कि परवर्ती काल में जिसका समय रहा है तीसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक, सातवीं दशक तक, जिसका कि पहला जो ग्रुप है वो अभिजात वर्ग था। उस अभिजात वर्ग में सीनेट के लोग थे और कौन थे? नाइट यानी कि घुड़सवार के लोग थे। पहला आ गया। सेकंड पॉइंट में आएंगे जो मिडिल क्लास थी, और मिडिल क्लास में जो मध्य वर्ग था उसमें आए ब्यूरोक्रेसी प्लस आर्मी। ब्यूरोक्रेसी में कौन आ गए? ब्यूरोक्रेसी प्लस आर्मी, सेकंड वाले ग्रुप में। ठीक है, अभी हम फर्स्ट को भी रिवाइज करेंगे। और जो फोर्थ था वो था, थर्ड था वो था लोअर क्लास। और इस लोअर क्लास में कौन कौन लोग थे? इस लोअर क्लास में लोग थे लेबर्स, रूरल लेबर्स, एम्प्लॉयड वर्कर्स यानी कि वर्कर्स हो गए, लेबर्स हो गए, आर्टिशंस जो कामगार थे, और कैजुअल लेबर्स, पीजेंट्स एंड स्लेव्स। तो ये सब के सब किस में आ गए? थर्ड कैटेगरी में आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिस तरह से अर्ली रोमन एम्पायर तीन ग्रुप में डिवाइड था, कैन एनीबडी नेम द थ्री ग्रुप ऑफ अर्ली रोमन एम्पायर? अर्ली रोमन एम्पायर के तीन पॉलिटिकल प्लेयर्स बताए थे ना मैम ने, कौन कौन से थे? हाँ बेटा, पहला कौन था? किंग, सेकंड वाज सीनेट, एंड थर्ड वाज आर्मी। ये बताया था मैंने आपको अर्ली रोमन एम्पायर में। अब लेट एंटीक एम्पायर में कौन कौन है? एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। एरिस्टोक्रेसी में कौन कौन है? सेनेटर एंड द नाइट्स। और मिडिल क्लास में कौन है? ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी, नौकरशाही एंड सेना।
ठीक है, नौकरशाही और सेना किस में है? मिडिल क्लास में, मध्य वर्ग में। फिर लोअर क्लास, लोअर क्लास में कौन आ गए? लेबर्स आ गए, आर्टिशंस आ गए, कैजुअल वर्कर्स आ गए, एंड द पीजेंट्स आ गए, एंड स्लेव्स आ गए। हिंदी में बता रही हूँ मैं, श्रमिक, कामगार, शिल्पकार। हिंदी वाले लिख लें बेटा, श्रमिक, कामगार, शिल्पकार, स्थायी श्रमिक, किसान और दास। रिपीट करना है, श्रमिक, कामगार, शिल्पकार, स्थायी श्रमिक, किसान और दास। तो ये 3 क्लास हो गई। तो अगर हम 3 क्लास को देखते हैं अर्ली रोमन एम्पायर में, तो अर्ली रोमन एम्पायर में कौन है? अर्ली में कौन कौन है? किंग है, सेकंड इज, जल्दी बोलो, सेकंड इज सीनेट, एंड थर्ड इज आर्मी। यहाँ चेंज हो गया, यहाँ भी कहाँ गए? यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? अब लेट में क्या क्या आ गया बेटा, जल्दी बताओ। लेट लेट उसमें क्या आ गया? पहला कौन है? एरिस्टोक्रेसी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अभिजात, हिंदी में बोलते हैं अभिजात। और इसमें भी कौन कौन है? नाइट एंड सीनेटर। देन सेकंड है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन है? ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी। देन थर्ड लोअर क्लास, लेबर्स एंड सो ऑन, स्लेव्स एंड पीजेंट्स, है ना। तो ये सब क्या हो गई? लोअर क्लास। तो इस तरह से समाज डिवाइड था, कहाँ पे? लेट एंटीक पीरियड में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भाई रोम शहर के नगर कैसे थे। अब क्वेश्चन आता है आपका, सिटी ऑफ रोम। सबसे पहले सिटी जो थी शहरीकरण था। ठीक है, सिटी वॉज एन अर्बन सेंटर। सबसे पहला जो पॉइंट आया, हाउ वॉज द रोम सिटी? सिटी वॉज एन अर्बन सेंटर। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन है राइट अबाउट सिटी ऑफ रोम, रोम के नगर के बारे में बताइए। तो पहला पॉइंट आया, सिटी वॉज एन अर्बन सेंटर, यानी कि जो नगर थे वो शहरी केंद्र के रूप में थे। हाउ वॉज द सिटी? सिटी वॉज जस्ट लाइक एन अर्बन सेंटर, पहला पॉइंट, यानी कि जो नगर थे वो शहरी केंद्र के रूप में थे। सेकंड, सिटी हैज इज ओन मजिस्ट्रेट, काउंसिल एंड डेफिनेट टेरिटरीज। तो जो नगर था उसका अपना एक मजिस्ट्रेट होता था, नगर परिषद होता था, और एक निश्चित क्षेत्र होता था। मैं एक बार रिपीट करी इंग्लिश में, सिटी हैड अ मैजिस्ट्रेट, ओन मैजिस्ट्रेट, काउंसिल एंड डेफिनेट टेरिटरीज। उसकी अपनी निश्चित सीमा थी, क्षेत्र भूमि थी। हिंदी में रिपीट करना है, पहला है अपना मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, और तीसरा एक निश्चित क्षेत्र हुआ होना। फिर था इट कंटेन, थर्ड पॉइंट है, इट कंटेन मैनी विलेजेस अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो नगर के अधिकार क्षेत्र में कई गांव आते थे। इट कंटेन मैनी विलेजेस अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो नगर के अधिकार में क्या आते थे? गांव आते थे। अब आ जाओ, फोर्थ पॉइंट है, डिसीजन अबाउट द स्टेटस ऑफ सिटी और विलेजेस वर डिपेंड अपॉन रॉयल्टी। तो अगर कि वो शहर है या वो गांव है, वो डिपेंड करता था उसकी रॉयल्टी पर, यानी कि उस विलेज ने कितना पैसा दिया है या उस नगर ने कितना पैसा राजा को दिया है, तो उसकी डिपेंड करता था उसकी रॉयल्टी पर। तो नगर और गांव का दर्जा कैसे मिलता था? शाही दर्जा पर, इच्छा पर निर्भर होता था उसकी, शाही इच्छा पर, यानी कि किंग की इच्छा पर, कि वो उसकी रॉयल्टी पर, कि किंग किसको नगर मान रहा है और किसको शहर मान रहा है। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं कि भाई जो शहरी जीवन था वहाँ पे, तो उसके क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहले वहाँ पे फीचर था कि जो शहर थे ना वो कैसे थे, कि वहाँ पे अनाज की कमी नहीं थी। शहरों में अनाज की कमी नहीं थी। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फूड इन सिटीज़। तो गांव में किसकी कमी नहीं थी? शहरों में किसकी कमी नहीं थी बेटा? अनाज की। नो शॉर्टेज ऑफ फूड इन द सिटीज़। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गांव की तुलना में
शहरों की तुलना की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब कभी भी कोई फेमाइन आता था, कोई ड्रॉट आता था, कोई डिजास्टर हो जाता था, ऐसी स्थिति में भी उनके पास बेहतर फैसिलिटीज थी। कहाँ पर? सिटीज में। तो सिटीज हैव बेटर फैसिलिटीज देन द विलेजेस। ठीक है, तो पहला फीचर क्या आया कि शहरों में किसकी कमी नहीं थी? अनाज की कोई कमी नहीं थी। और यदि कोई ड्रॉट या कोई डिजास्टर हो जाता था या कोई आपातकालीन स्थिति हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में एज ड्यू टू नो शॉर्टेज ऑफ फूड, तो वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज थी एज कम्पेयर टू विलेजेस। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है कि वहाँ पे हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट था। वहाँ पे नगरों में उच्च मनोरंजन के साधन थे, जैसे कि वहाँ पर 176 जो डेज थे, नॉट लेस देन दैट, वो एंटरटेनमेंट के माने जाते, तो बहुत ज़्यादा मनोरंजन भी करते थे वहाँ के लोग। तो what does it shows? It shows the city was highly developed with better facilities and no shortage of food. वहाँ पे फूड की तो कमी थी नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इससे पता चलता है कि रोमन अंपायर भी की जो सिटीज थी वो किस पर निर्भर थी? अर्बन सेंटर पे, अर्बनाइज थी। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते बेटा। सब क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि थर्ड जो कैटेगरी है वो क्या है? लोअर क्लास है ना? तो थर्ड कैटेगरी लोअर क्लास है, तो इसमें जो ज्यादातर कौन लोग थे? या तो स्लेव्स थे या वर्कर्स थे। ठीक है। और जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि स्लेव्स कहाँ से आए थे रोमन अम्पायर में? स्लेव्स कहाँ से आए थे? क्योंकि जब ये शुरू में सेटल डाउन किया गया हुआ ये अम्पायर, तो बहुत सारे वॉर्स हुए, और वॉर्स में जो बंदी बना लिए जाते थे उनको स्लेव मान लिया गया। इसलिए वहाँ पे बहुत सारी संख्या में कौन पाए गए? स्लेव्स पाए गए। ठीक है। तो जो ये स्लेव्स थे या ये जो वर्कर्स थे, उनको जो मैनेजमेंट था लेबर का वो कैसा था कि मैक्सिमम वर्क वाज टेकन फ्रॉम दीज स्लेव्स एंड द वर्कर्स। इन इन श्रमिकों से या इन दासों से अधिक काम लिया जाता था। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, द स्लेव्स वर द पार्ट ऑफ द फैमिली। उनको घरेलू नौकर के रूप में भी रखा जाता था। किनको? दासों को। ठीक है, बिकॉज दे वर द पार्ट ऑफ द फैमिली दैट इज, एंड क्योंकि वो दास थे तो इसलिए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिया जाता था? काम लिया। मैक्सिमम वर्क वॉज टेकन बाई दीज स्लेव्स। इज इट क्लियर? देन अब क्या होता था कि जब कभी भी ये जहाँ पे भी दास काम कर रहे होते थे, उनके लिए स्पेशल सुपरविजन रखा जाता था, स्पेशल निरीक्षण लिखा जाता था। और उस निरीक्षण का मतलब होता था कि जो भी उन पर ऊपर उनके हेड होगा, जो या मालिक होगा, वो उन नौकरों की या उन दासों के काम की निरीक्षण भी करेगा, सर्वे भी करेगा, इंस्पेक्शन भी करता था। और ये जो वर्कर्स थे वो कैसे काम करते थे? दे वर्क इन द डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर था। तो रोमन अम्पायर में भी डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया, जहाँ पे श्रमिकों को, कामगारों को छोटे छोटे दलों में डिवाइड किया हुआ था। मीन्स द लेबर्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वाड और द ग्रुप। तो लेबर्स छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट कैसे था? पहले कैसे था? पहले क्या था कि सबसे पहले मैक्सिमम काम किससे लिया जाएगा? स्लेव से और लेबर से लिया जाएगा। फिर उनका सुपरविजन किया जाता था। वॉट एवर द वर्क डन बाय देम, इट वाज सुपरवाइज बाय द मास्टर। ठीक है। देन उसके बाद क्या होता था कि जो ये लेबर्स थे उनके काम को क्या किया हुआ था? डिवाइड किया, उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था। वाई इट वॉज सो दैट द वर्क कैन बी डन स्मूथली, काम सुचारू रूप से चल सके, इसलिए इन कामगारों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है कि हाउ टू कंट्रोल दीज लेबर्स, उन लेबर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता था। तो सबसे पहले क्या था कि जो वर्कर्स थे उनको स्मॉल ग्रुप में डिवाइड किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड जो था, जो कई बार क्या होता था कि जो दास थे ना, वो हो सकता था भाग सकते थे क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया था। तो कई बार कई जगह ऐसा भी देखा गया कि इन दासों के पैरों में जंजीर या बेड़े बांधी जाती थी, सो दैट दे कैन नॉट मूव और दे कैन नॉट लीव देयर मास्टर्स प्लेस। तो उनके जो मालिक थे उन्हें चेन से भी बांध के रखते थे। तो पहला क्या कंट्रोल था कि उनके वर्क को डिवाइड कर, उनको उनको ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था। दूसरा था कि जो स्लेव्स है स्पेशली उनको देवर यूजली चेंज टुगेदर बाय द फीट, है ना, उनको पैरों से बांध दिया जाता था। फिर वर्कर्स और जो स्लेव्स होते थे ना, उनको दागा भी जाता था। सपोज कोई वर्कर है तो उसको कोई एक, उसके ऊपर एक ब्रांड लगा दिया जाता था कि ही इज़ अ स्लेव और ही इज़ अ वर्कर, ताकि वो स्पष्ट नजर आ जाए कि ये कौन है, स्लेव है या वर्कर है। तो दे वर ब्रांडेड बाय द सील,
उनके ऊपर सील लगा दी जाती थी, स्टैम्प काइंड का लगा दिया था, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई एज अ वर्कर और अ स्लेव्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा, उससे कंट्रोल होगा। यानी कि अगर कोई वर्कर या कोई कामगार काम करने से इनकार करता है या उससे चोर काम चोरी करना चाहता है और वहाँ से भाग जाना चाहता है, तो वो भाग नहीं पाता था बिकॉज ऑफ दैट सील। वो जो ब्रांड उन पे लगाया गया वो आसानी से उससे क्या हो जाते थे, पकड़े जाते थे, दाग, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कामगारों को दागा जाता था। ठीक है, अब क्या होता था, जो वर्कर्स होते थे और जो स्लेव्स होते थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी किया जाता था। और वो एग्रीमेंट कैसा होता था कि उनको इतने घंटे काम करना ही है, दे कांट लीव देयर मास्टर्स प्लेस। तो एक तरीके से वो क्या हो गए, दे वर द काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर्स इनटू द हैंड्स ऑफ देयर मास्टर्स। तो जो स्लेव्स होते थे, जो वर्कर्स होते थे, जो लेबर्स होते थे, वो बॉन्डेड लेबर्स होते थे एंड दे कांट लीव बिकॉज दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर मास्टर्स। उनको अपने मास्टर से क्या लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक, क्लियर हो गया यार बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम जो पढ़ रहे कि टर्म लेट एंटीक या परवर्ती काल, इसका मीनिंग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कहा जाता है कि रोमन अम्पायर का जो उद्भव हुआ है, जो विकास या डेवलपमेंट हुआ है या जो पतन हुआ है, वो हम इसी टाइम पीरियड में पढ़ेंगे। तो इस टाइम पीरियड में, यानी कि टाइम पीरियड क्या था, 3rd सेंचुरी टू 7th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड में रोमन अम्पायर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है या उसका डाउनफॉल हुआ है। तो इस पीरियड में तो आपको पीरियड की सॉरी 3rd सेंचुरी तक तो आपका अर्ली रोमन एम्पायर है। थर्ड के बाद जो 4th टू 7th सेंचुरी रही है वो लेट एंटीक पीरियड की रही है। और दिस पीरियड वाज फुल ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इस टाइम पीरियड में कल्चरल और इकोनॉमिक फर्मेंटेशन हुआ है। इज इट क्लियर? यहाँ सब बच्चों क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, तब आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर आप सबको समझ में आना चाहिए और वाला स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आप डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंडीशन खराब है इनकी खराब है, बिकॉज दे वर द स्लेव्स, दे वर द बॉन्डेड लेबर्स, दे कांट लीव द प्लेस विदाउट द परमिशन ऑफ द मास्टर। अपने मास्टर की परमिशन के बिना वो जगह नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए इनको बॉन्डेड लेबर बोला गया, इसलिए इनको दास बोला गया, इनको स्लेव्स बोला गया। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता था। कई बार तो दासों को क्या किया जाता था, उनके पैरों में चेन बांध दी जाती थी। ठीक है, एंड सम टाइम मेनी टाइम्स देयर वाज एग्रीमेंट बिटवीन द मास्टर लेबर्स एंड द स्लेव्स, उनके बीच में समझौता भी होता था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो आपका परवर्ती काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 4th to 7th सेंचुरी। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कल्चरल चेंजेस हुए, बहुत सारे इकोनॉमिक फर्मेंटेशन हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि किस किस में चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले हमने जो चेंज लिया और बोले रिलीजियस चेंजेस, धार्मिक परिवर्तन। तो पहला चेंज क्या हुआ बेटा, रिलीजियस चेंजेस। तो हुआ ये पहला जो चेंज हुआ, और वो हुआ कि 4th सेंचुरी में एक किंग थे जिनका नाम था कॉन्टेस्टाइन। क्या नाम था राजा का? कॉन्टेस्टाइन, CONSTANTINE। कॉन्टेस्टाइन जो राजा थे उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। तो उन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। हु वाज द किंग? कॉन्टेस्टाइन वॉज द किंग इन द 4th सेंचुरी, जिन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। क्रिश्चियन रिलीजन वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल रिलीजन। दिस वॉज अ चेंज। यानी कि इस पीरियड में ये चेंज नहीं हुआ था। ये चेंज कहाँ पे हुआ बच्चों? इन दिस पीरियड। और कौन से पीरियड में? 4th सेंचुरी में। राजा का नाम क्या था? कॉन्टेस्टाइन, जिन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को क्या बना लिया था? ऑफिशियल रिलीजन बनाया था। क्लियर हो गया? फिर अब ये देखिए कि टाइम पीरियड क्या है, 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी। तो 7th सेंचुरी में भी चेंज आया था और वो आया था राइज ऑफ इस्लाम रिलीजन एंड बिकेम पॉपुलर रेलिजन। तो 4th सेंचुरी में तो क्या आ गया, कौन सा रिलीजन आ गया? क्रिश्चियन रिलीजन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और 7th सेंचुरी में कौन सा रिलीजन आ गया? इस्लाम रिलीजन। तो इस्लाम, तो आप देखेंगे चेंजेस में आप उसको लर्न करने के लिए कैसे कर सकते हो, 4th to 7th सेंचुरी यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन और यहाँ पर इस्लाम रिलीजन। तो इस टाइम पीरियड में ये चेंजेस हुए। तो जहाँ पे 4th सेंचुरी में जहाँ पे इस्लाम रिलीजन वाज अ ऑफिशियल रिलीजन, तो वहीं धीरे धीरे 7th सेंचुरी में आते थे कौन सा रिलीजन राइज अप होने लगा? इस्लाम रिलीजन। इज इट क्लियर?
दिस इज इन विच पीरियड, कहाँ पे हो रहा है ये सब चेंजेस? इन लेट एंटीक रोमन एम्पायर, परवर्ती काल में ये सब चीजें हो रही है, पूर्ववर्ती काल में नहीं हो रहा है, बल्कि कहाँ पे हो रहा है? लेट एंटीक पीरियड में हो रहा है, जहाँ पर कि रिलीजन ही चेंज हो गया, कहाँ से क्रिश्चियन से कहाँ पे चले गए? इस्लाम धर्म में। अब इस्लाम धर्म में क्यों आए बच्चों? क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा यूरोप में तो ऑब्वियसली जब शुरू हुआ तो क्रिश्चियन रिलीजन ही रहा होगा, ठीक है। अफ्रीका में भी क्रिश्चियन रिलीजन रहा, लेकिन जब ये वेस्ट एशिया की तरफ आया होगा तो यहाँ पे क्या हो गया होगा? इस्लाम रिलीजन। इज इट क्लियर? या क्लियर हो गया? आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हो। आप कैसे बताओगे? स्टार्टिंग में यदि हम यूरोप में रहे तो ऑब्वियस था वहाँ पे कौन सा रिलीजन रहा? क्रिश्चियन रिलीजन रहा। अफ्रीका में आए तो भी क्रिश्चियन रिलीजन रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये वेस्ट एशिया की तरफ ये रोमन एम्पायर आया तो वहाँ पे रिलीजन चेंज हो गया, और रिलीजन कौन सा हो गया? इस्लाम रिलीजन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और किंग कौन से थे इन्होंने? कॉन्टेस्टाइन। कॉन्टेस्टाइन वाज द किंग हु मेड द क्रिश्चियन रिलीजन एज अ ऑफिशियल रिलीजन। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी कि प्रशासनिक परिवर्तन क्या क्या हुए। प्रशासनिक परिवर्तन में डायलेक्शियन नाम के एक राजा थे। डायलेक्शियन, DIOCLETIAN, बुक में दिया होगा आपको। डायलेक्शियन जो राजा थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया बच्चों? उन्होंने सबसे पहले अपनी जो क्षेत्र सीमाएं थी, अपनी जो टेरिटरीज थी, उनको कम किया। ही रिड्यूसेस हिज बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और के लिए उसने जो अपनी टेरिटरी थी, अपनी जो क्षेत्र सीमा थी, उनकी सीमाओं को क्या किया? उन्होंने कम किया। किसने? नेम द किंग, डायलेक्शियन। राजा का नाम क्या था? डायलेक्शियन, ठीक है। डायलेक्शियन ने क्या किया? ही रिड्यूसेस द टेरिटरीज को रिड्यूस किया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से देखा जा सके, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने क्या किया? जितना भी उनका अंपायर था उसको फोर्टिफाई कर दिया। फोर्टिफाई द फ्रंटियर ऑफ द अंपायर, यानी कि जो अंपायर की सीमाएं थी उस पर क्या कर दिया गया? जिसे हम कह सकते हैं सीमाएं, फ्रंटियर बना दी, यानी कि बाउंड्रीज बना दी गई। फ्रंटियर क्या होता है? सीमाएं, सरहद। तो सरहद पर बाउंड्रियां बना दी गई, फोर्टिफाई कर दिया गया, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया अंपायर, सो दैट दे कैन रूल द रोमन एम्पायर इजिली, ठीक है। फिर उसके बाद ही रिकॉग्नाइज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज, यानी कि अब उन्होंने जो था, जब उन्होंने पूरे अंपायर को बाउंड्री किया, उसके बाद उनमें जो छोटे छोटे प्रांत थे या जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थी, उनकी भी बाउंड्री करना शुरू कर दिया। तो पहले अंपायर की बाउंड्री की, फिर अंपायर के बीच में जो प्रोविंशियस थे या जो प्रांत थे, उनकी भी क्या की गई? बाउंड्रीज की गई, उसको पुनर्गठन किया गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने डिवाइड किया वर्क को डिवाइड कैसे किया? सिविलियंस के वर्क अलग कर दिया गया, मिलिट्री का वर्क अलग कर दिया गया। तो सेपरेशन ऑफ वर्क बिटवीन द सिविलियंस एंड द आर्मी। तो उन्होंने क्या किया? तो डायरेक्शन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए? पहला चेंज क्या है बच्चों? ही reduces the territories empire. Second, he fortified the frontier of the empire. उन्होंने जो था साम्राज्य की सीमाओं पर किलाबंदी कर दी। साम्राज्य की सीमाओं पे क्या कर दी? उन्होंने किलाबंदी कर दी। फिर थर्ड उन्होंने क्या किया? जो प्रांत थे उनको पुनर्गठन किया गया। प्रोविंसेस वर अगेन रीऑर्गेनाइज्ड, प्रांतों को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। फिर फोर्थ क्या था? उन्होंने क्या किया? आर्मी को अलग कर दिया और सिविलियंस को अलग कर दिया, सैनिक और असैनिक कार्य को अलग अलग कर दिया, ठीक है। देन उन्होंने जो सेनापति थे यानी कि जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको ऑटोनॉमी दे दी, उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी कि तुम अपनी इच्छा से क्या कर सकते हो? अपनी इच्छा से मिलिट्री कैंपेन ले जा सकते हो। इट मेड अ मिलिट्री ऑफिशियल मोर पावरफुल। तो मिलिट्री जो ऑफिशियल्स थे वो मोर पावरफुल क्यों हो गए? क्योंकि उनको ऑटोनॉमी दे दी गई कि तुम अपने हिसाब से अपनी आर्मी चला सकते हो। तो ऑटोनॉमी वाज गिवन टू द मिलिट्री कमांडर। तो इस क्यों किया गया? सो दैट द अंपायर कैन रन इजिली, साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने। ये दीज वर द चेंजेस ओनली डन इन द लेट एंटीक पीरियड। द टाइम पीरियड वाज 4 to 7 सेंचुरी। 4 to 7 सेंचुरी में ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए हैं। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। एनी डाउट? ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हु वाज द किंग हु मेड द ऑफिशियल क्रिश्चियन एज ऑफिशियल रिलीजन? कॉन्टेस्टाइन। कॉन्टेस्टाइन वाज द किंग। तो कॉन्टेस्टाइन ने क्या क्या परिवर्तन किए?
पहला परिवर्तन क्या था उसका, उसने पहला कैपिटल, उसका जो मेन टारगेट था कॉन्स्टेंटाइन का, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, रोम से उसने कैपिटल को शिफ्ट किया और कैपिटल का नाम था कॉन्टेस्टाइन नोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपल, PCONSTANTINOPLE, कॉन्स्टेंटिनोपल, कैपिटल चेंज हो गई, सेकंड कैपिटल बन गई। हिंदी में इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया। का पे छोटे की मात्रा आधा सा, ता पे छोटे की मात्रा ना, फिर तुनिया, कुस्तुनतुनिया। दिस वाज सेकंड कैपिटल मेड बाय, किसके द्वारा, कॉन्टेस्टाइन। आपसे अगेन फिर से पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, नेम द सेकंड कैपिटल ऑफ रोमन एम्पायर। क्या है सेकंड कैपिटल, कॉन्टेस्टेंटिनोपल, इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल और इंग्लिश हिंदी में कुस्तुनतुनिया। ठीक है, फिर उसने नए सीनेट की व्यवस्था की, उसने चेंजेस में जो सीनेट थे उनमें भी परिवर्तन किया है। तो दिस वाज द चेंजेस मेड बाय कॉन्टेस्टाइन। एंड उससे पहले हमने जो चेंजेस पढ़े वो किसके द्वारा बनाए गए थे, किसके द्वारा, डायलेक्शन के द्वारा बनाए गए थे, वो अलग है और कॉन्टेस्टाइन के द्वारा अलग है। इज इट क्लियर। अब जो कॉन्टेस्टाइन थे उन्होंने कुछ इकोनॉमिक चेंजेस भी, अभी पहले हमने पढ़े रिलीजियस चेंजेस, फिर हमने पढ़े एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव में दो किंग के बारे में पढ़ा हमने, एक थे डायरेक्शन और दूसरे थे कॉन्टेस्टाइन। फिर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या हुए, व्हाट वर द इकोनॉमिक चेंजेस, राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुए। तो पहला राजनीतिक परिवर्तन था कि पहला सोने का सिक्का सॉलिडस था, सोने के सिक्के का नाम क्या था, सॉलिडस। कल हमने कोई और पढ़ा था, चांदी का सिक्का भी पढ़ा था कल। तो सॉलिडस वाज द गोल्ड कॉइन इशूड बाय कॉन्टेस्टाइन। सॉलिडस नामक सोने के सिक्का किसने जारी किया, कॉन्टेस्टाइन ने। फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट किया, इंडस्ट्रीज बनाई, उद्योगों का लगवाए, किसने, कॉन्टेस्टाइन ने। फिर उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस पर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज मेड बाय हिम। तो तीन चेंजेस की कॉन्टेस्टाइन ने, पहला वाज ही इंट्रोड्यूस द सॉलिडस नामक a gold coin, second was he established industries, third was that he made lot of money investment on long trade route, लंबी दूरी के व्यापार पर भी उन्होंने पूंजी निवेश किया। हिंदी में बेटा सेकंड पॉइंट है, उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई उद्योगों की स्थापना की, औद्योगिक क्षेत्रों में भी कई उद्योगों की क्या की गई, स्थापना की गई। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके भी मैं एमसीक्यूज आपको भेज दूंगी। एंड काइंडली मेक योर कॉपीज, और वो एमसीक्यूज सब बच्चे करेंगे क्योंकि आपका पेपर ही सारा एमसीक्यू बेस्ड है। रीजनिंग एंड असर्शन भी आएगा और केस स्टडी भी आएगा। ठीक है, दो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, दो केस स्टडीज होंगे। तो इन ऑल आपके 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे आपके एमसीक्यू बेस्ड हैं। और एमसीक्यू बेस्ड हैं तो आपको वहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ ABCD करके आना है। एनसाइकिल करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। अगर मान लो किसी ने पहला काट के फिर दूसरा किया, मैं उसको नंबर नहीं दूंगी, पहले बता देती हूँ आपको आपके करेक्ट आंसर। तो इसलिए जब बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले आप पेंसिल से सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो अब आप उसको आपको उसमें ब्लू पेन यूज़ करना है और जेल पेन यूज़ नहीं करना है, आपको डॉट पेन यूज़ करना होता है। ठीक है, जेल पेन आपको यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि ये प्रैक्टिस अभी से आप करोगे। क्योंकि आपकी जो 12th में कॉपीज चेक होंगी वो अगर होती हैं तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हो सकता है कि वो बायोमेट्रिक यूज़ किए कॉपी चेकिंग के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी यूज टू करेक्ट योर कॉपीज़। तो आपको जो MCQs करने हैं उसको बहुत सोच समझ के करना है। अगर मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर एक ऑप्शन में आपने 2 आंसर कर दिया और एक को काटा का एक सही, तो मैं 0 दूंगी उसमें। इसलिए आपने अपना ऑप्शन बहुत अच्छे से रखना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से पूछ के, क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है आपको और अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। इज इट क्लियर। तो ये 2 चैप्टर्स आपके आने कौन कौन से, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, एंड दूसरा यस
और दूसरा है एन अर्ली एम्पायर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। इज इट क्लियर? अपनी अटेंडेंस देंगे बच्चे यहाँ पे? ओके। अभी जाएंगे नहीं? जाएंगे नहीं? अटेंडेंस कहाँ दी तुमने?